हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जो पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो है पीआरटी। देखो, पीआरटी पोस्ट के लिए 2018 में भी बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और उसी की एक शिफ्ट आज हम सॉल्व करेंगे 6 अक्टूबर 2018 की। ये मॉर्निंग शिफ्ट है, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट है, 12:30 से 2:30। और इस पीडीएफ तक अगर आप पहुंचना चाहते हो, कंप्लीट पीडीएफ है ये, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा आपको। और आप एक एक सेक्शन अच्छे से एनालाइज करना। हालांकि मैथ्स आज हम सॉल्व कर ही रहे हैं, तो सीधा मैथ्स पे चलते हैं। देखो, टोटल 20 क्वेश्चन हमें यहाँ मिलने वाले हैं। वन बाय वन करके उनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 19,440 रुपये की राशि ए बी सी में इस तरह से वितरित की जाती है कि ए का 4 गुना हिस्सा, यहाँ से समझना है। देखो, ए का 4 गुना हिस्सा बराबर है बी के 6 गुना के और बराबर है सी के 3 गुना के। तो यहाँ से देखो, हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के लिए करना क्या है आपको, जैसे ये तीनों इक्वल तो है ही, मैं मान लेता हूँ ये तीनों इक्वल ना 12 के हैं, और 12 कुछ नहीं है, इन तीनों का एलसीएम है। तो अगर भाई 4A 12 है, तो आप समझ रहे हो ए की वैल्यू 12/4 यानी कि 3 होगी। उसी तरीके से अगर 6B 12 है तो बी की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू 4 होगी। इस रेशियो में 19,440 रुपये बांटने आपको अच्छे से आते हैं कि 3 और 2 5 और 4 9। 9 की वैल्यू असल में इतनी है। जब आप एक की वैल्यू निकालोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9, 6 बारी 54 0। तो 2160 गुना सभी के शेयर्स को करोगे। हम सिर्फ बी का कर लेते हैं, बी का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4320। बाकी नीचे इसका सॉल्यूशन भी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का है, फार्मूला बेस्ड है। यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे दो नंबर्स, एक तो है देखो 269 और दूसरा है 831। बट नीचे वही नंबर ना डेसिमल के साथ नज़र आ रहे हैं। तो आप करो क्या कि सबसे पहले ऊपर नीचे नंबर्स को सेम बनाओ। जैसे नीचे जो 2.69 है, मैं इसको 269 बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ये डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ लाना होगा, मतलब 2 ज़ीरो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर भी है, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000 से मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। और भाई जो भी करूँगा ना मैं नीचे, बिल्कुल उतना ही ऊपर भी करना होगा, बैलेंस बनाए रखना है। तो ये वाला 1000 तो देखो मर्ज हो जाएगा, सॉरी 10,000 जो है ये तो मर्ज हो जाएगा। और नीचे पॉइंट ख़त्म होने पर हमें नजर आएगा 269 का स्क्वायर प्लस 831 का स्क्वायर, जबकि ऊपर वाला 10,000 रखा रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा करने पे देखो, हमें ऊपर मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ये रिज़ल्ट मिलता है इससे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे भी अब नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुके हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 10,000 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20,000, 20,000 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पहले भी काफ़ी बारी समझा चुका हूँ, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन। आपको देखो यहाँ सबसे आसानी से क्या करना है कि आप मान लो कि भाई एक वस्तु को जो यहाँ बेचा जा रहा है वो 1 रुपये में बेचा जा रहा है। अब टोटल देखो 30 वस्तुएं बेची हैं, तो इसका मतलब है कि इन सभी का जो सेलिंग प्राइस बना वो 30 रुपये बना, मतलब ये सारा सामान हमने 30 रुपये में बेचा। 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य जितना लाभ हो रहा है, तो यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 रुपये का होगा, क्योंकि एक का बिक्री मूल्य 1 है तो 5 का 5 होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बाय सीपी, और परसेंट के लिए 100। तो अब बड़े ध्यान से देखो, सीपी अभी तक नहीं है तो वो हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे मानो कि 30 रुपये में कोई सामान बेचने पर आप खुश हो, 5 रुपये आपने कमाए, तो इसका मतलब आपने उसको 25 में ख़रीदा होगा। तो बस वही हमें यहाँ पुट कर देना है कि भाई 5 का प्रॉफिट 25 पर है और परसेंट के लिए 100। कैलकुलेट आप करोगे तो आंसर मिलेगा 20%। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, कहता है दो संख्याओं का HCF 18 है। अगर HCF 18 है तो दोनों नंबर्स 18A और 18B हो सकते हैं। 18 से कटने वाले होने चाहिए दोनों नंबर्स। और A और B क्या होंगे वहाँ पर, ऐसे नंबर जो एक दूसरे को ना काट पाए, यानी को प्राइम। अब हमें इनका गुणनफल दे रखा है देखो इतना, तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब
2 बारी 18 से काटेंगे। देखो पहली बारी 18 से काटते हैं, 18 गुना 4 होता है 72, बचा 15 और अगला नंबर 4 154। तो 18 को भाई हम 8 बारी पढ़ ले तो 144 हो गया। बचा 10 और 8 108, 6 बारी में कटा। फिर से 18 से काटो तो 18 दूनी 36 और 18 से घटा 7 बारी, तो ए बी हमें 27 मिल गया। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 27 बना सके और वो को प्राइम भी हो, तो आप समझ रहे हो सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, 1 और 27। तो यहाँ पर एक नंबर जो होगा देखो वो तो होगा 18 गुना 1 यानी 18। दूसरा नंबर जो होगा वो होगा 18 गुना 27। मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। फिर हमें क्या करना है कि इनका व्युत्क्रम करना है। ऐसे हमने व्युत्क्रम कर लिया और दोनों को जोड़ देना है। तो देखो एलसीएम लेना भी आसान है अगर आप ऐसे नंबर लिखते हो। एलसीएम आपको नज़र आ रहा है कि 18 तो दोनों के साथ है ही, 27 और ले लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 18/27 एलसीएम है, इधर 27 लेना होगा और 27 और 1 28 हो गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये 2 से घटा 14 बारी और 2 से घटा 9 बारी, तो आंसर आपको 14/243 मिल जाएगा। बाकी नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन नीचे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको समझना है एक कॉन्सेप्ट। प्ले लिस्ट में आप जाना, यूट्यूब पर फोकस कॉन्सेप्ट्स में जाना, मतलब चैनल का नाम है फोकस कॉन्सेप्ट्स। और फोकस कॉन्सेप्ट्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करके, और कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करके आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखो मैंने यही पढ़ाया है क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया और ये क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कराया है। तो आप वहाँ से और बेटर समझ सकते हो, जबकि मैं भी एक बार दोबारा समझा देता हूँ उसको यहाँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। देखो भाई यहाँ पर क्या करना होता है कि 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये। आप किसी भी एक डिस्टेंस को ना सेम बनाओ। ये देखो ये पहली इक्वेशन है और इसी के नीचे ये दूसरी इक्वेशन है। तो इनमें कोई एक डिस्टेंस आप सेम बनाओ ताकि हम उसको इग्नोर कर सकें। तो मुझे ज़्यादा आसान जो लग रहा है बनाना वो लग रहा है, देखो ये वाला डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम वाला। डाउन स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो ऊपर 9 किलोमीटर चला है, नीचे डाउन स्ट्रीम में 15 चला है। तो मैं इनको 45 बना लेता हूँ, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर 5 से। तो अब ये दोनों तो देखो सेम हो गए, इनको हटा दो। बाकी जब यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37.5 बन गया, और जब नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 बन गया। हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इन दोनों का 10.5 बन रहा है। 37.5 में से 27 घटाओगे 10.5, और टाइम का डिफरेंस जो है वो मुझे नीचे लिख देना है। तो देखो 5 दूनी 10 घंटे, और यहाँ बन रहे हैं 2 घंटे 45 मिनट का 3 गुना करने पर ना 8 घंटे 15 मिनट बनता है। तो 10 घंटे में से 8 घंटे 15 मिनट घटाओगे तो 1 घंटा 45 मिनट आ जाएगा। 45 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया 1 गुना 4 4 और 3 7/4, 4 ऊपर चला गया। अच्छा 10.5 को 4 से गुना करने पर 42 आता है, और 42/7 होता है 6। अब यहाँ तक कि देखो बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई b माइनस डब्लू वाली स्पीड हमारी 6 आ गई। अब हमें काम करना है b प्लस डब्लू पे। तो देखो b माइनस डब्लू आपके पास स्पीड आ चुकी है, आप कहीं भी पुट कर लो। भाई यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये 9 किलोमीटर चला है 6 की स्पीड से, 1.5 घंटा लगा होगा। और अगर 1.5 घंटा मैं इसमें से घटाऊँ तो मुझे मिलता है मतलब 30 और 45 75 मिनट। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस 15 किलोमीटर का 75 मिनट में कवर किया है। 75 मिनट का मतलब होता है 75/60 घंटे, जिसमें 60 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो b प्लस डब्लू आपको 12 मिल रहा है, और हमें स्पीड निकालनी है देखो यहाँ पर किसकी, धारा की, यानी डब्लू। तो डब्लू निकालने के लिए भाई दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। 12 में से 6 गया 6, 6 का आधा 3, तो 3 इस सवाल का आंसर है। बाकी आप उस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से घटाया जाना चाहिए। अब देखो यहाँ एक नंबर जो लिख रखा है 13896, तो जनरली हमें याद नहीं होता कि क्यूब आसपास इसके कौन सा है, लेकिन हम यहाँ पर एक तरीका ले सकते हैं, और वो तरीका ये है कि आप इसकी रेंज पता करो कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आपको नज़र आ रहा है। जैसे एक नंबर होता है 20, और 20 का क्यूब 8000 होता है।
तो 8000 से तो ये नंबर बड़ा है, जबकि एक नंबर सीधा 20 के बाद वो 30 है, जिसका मैं बिना याद रखे क्यूब बना सकता हूँ। भाई 3 का 27 होता है और एक ज़ीरो का 3 ज़ीरो, तो 30 का क्यूब होता है देखो 27,000। अब ये इन दोनों के बीच में ही है, बल्कि अगर मैं पूछूँ कि ज़्यादा करीब किसके हैं तो आप बोलोगे 20 के हैं। तो मतलब मैं कोशिश करूँगा 25 से नीचे नीचे किसी नंबर का ना ये क्यूब हो सकता है। तो 24 का क्यूब मैं चेक करता हूँ कहीं ये 24 का क्यूब तो नहीं है। अब देखो 24 का स्क्वायर सबको याद होता है 576, और एक 24 से आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये कितना मिलेगा। देखो सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन है, तो 24 का क्यूब आप कैलकुलेट करोगे ना तो इतना मिलेगा, और नंबर हमें जो दे रखा था वो ये था, और यही पूछा था कि भाई इसमें से हम क्या घटाएं ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो इतना बनाने के लिए हमें 72 घटाना होगा, और हमसे ये संख्या नहीं बल्कि इस संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो 72 में 7 + 2 होता है 9। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एसएससी ने भी कई बारी क्वेश्चन पूछा है और अपने अच्छे एग्जाम्स में पूछा है, सीपीओ में हुआ, सीजीएल में हुआ। तो क्या होता है इसका तरीका समझते हैं। देखो पहले इसकी एक फिगर बना के समझते हैं। कहता है कि एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल देखो मैं इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पहचान हो चुकी है ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की है, समकोण की है। इसको मैं 5 ले लेता हूँ, इसको 12, इसको 13। समकोण में आप राइट एंगल में समझते हो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो वही यहाँ पर हो रहा है। कहता है हर एक शीर्ष पर, देखो यहाँ ये ऐसे ना 3 सर्कल्स इसने बना लिए, और इन तीनों सर्कल्स को हटाकर, मतलब सर्कल तो खैर पूरा है, हालांकि ट्रायंगल के अंदर जो इतना हिस्सा आ रहा है ना इसको सेक्टर बोलते हैं, वृत्तखंड। तो इन तीनों वृत्तखंड के अलावा जो ये वाला हिस्सा बचा जिसमें मैं इस टाइम कलर कर रहा हूँ, इसका एरिया पूछा है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है। देखो सबसे पहले आप निकाल लो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा हाफ इंटू में बेस यानी आधार इंटू में परपेंडिकुलर यानी लंब। तो यहाँ से आपको एरिया मिल गया देखो 30, और 30 में से आपको घटाना है क्या, ये 3 सेक्टर्स का एरिया। देखो पहला सेक्टर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो इन तीनों सेक्टर्स का एरिया सीधा सीधा क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। कैसे बनता है मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को याद है तो आप देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो सकता है। हाफ पाई आर स्क्वायर। अब देखो हाफ तो हाफ ही है, अच्छा पाई का मतलब 22/7 हो गया, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 से ये नंबर घटा 2 बारी। अब 22 × 2 होता है 44, और जब 44 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा कि 7 × 6 होता है भाई 42, बचा 2, तो 7 दूनी 14, और लगभग इतना हो गया। और जब इतना आप घटाओगे तो बहुत आसानी से आंसर मिल रहा है 23.72। अब कैसे ये हाफ पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको देखो मैं सॉल्यूशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ भी मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है आपको, जो ऊपर किया था आंसर इतना आ रहा है, और कैसे रिजल्ट बनता है तो देखो यहाँ मैंने बताया है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। ये जो 3 सेक्टर्स है ना, देखो तो सेक्टर्स में मैंने मान लिया ये एंगल θ1 है, हालांकि मुझे पता है 90 है, बट मैं तब भी इसको θ1 लेके चल रहा हूँ। ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई एंगल अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका निकालना है θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर इसका निकालना है तो भी θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो θ1 θ2 θ3 के अलावा सभी चीज़ कॉमन है, वो यहाँ मैंने लिख दी, और ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब देखो तीनों थीटा मिलाकर भाई होंगे तो 180 डिग्री। आप अच्छे से समझते हो कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब आप यहाँ पर 180 रखोगे ना तो 180 इसको 2 बारी में कटेगा, और फॉर्मूला आपका तैयार हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। ताकि आपको ये काम बार बार ना करना पड़े तो आप इस रिज़ल्ट को याद रखो कि ऐसे तीनों सेक्टर्स का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि अंकित मूल्य 12,400 रुपये है और दो ना क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अब देखो जो पहला डिस्काउंट मिल रहा है वो 25% है, जिसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है, और इसका 1/4 आप समझ रहे हो कितना होगा, 3100। तो 3100 का डिस्काउंट जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 9300 बचा। लेकिन एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसीलिए इस वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना डिस्काउंट और मिला, तो बस इनका डिफरेंस कर लोगे आप, और इनका डिफरेंस करने पे आपको जो मिलेगा, देखो 184 घटाओगे 300 में से 116, 1116 मिल रहा है। तो इतना डिस्काउंट हमें और मिला है, और ये डिस्काउंट गलती से इस पर मत ले लेना। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि पहला डिस्काउंट तो हमें मिलता है मार्क प्राइस पर, बट उसके बाद जो बची हुई वैल्यू होती है ना उस पर मिलता है। तो मतलब ये 9300 पर है डिस्काउंट, और परसेंट के लिए 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 12% मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी देखो, जो भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आप 1 कॉन्सेप्ट पर जाना, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1, और वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ये भी बहुत छोटे में हो जाता है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ अगर आप समझ पाओ तो। जैसे देखो करना क्या होता है कि मुझे यहाँ पर जो पैटर्न लिखना है वो पैटर्न इस तरीके से लिखना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होगी जिस पर बार नहीं होगा, और 2 डिजिट्स होगी जिन पर बार होगा, और 2 डिजिट मैं आगे चला लेता हूँ इसको अपनी मनमर्जी से। तो जैसे मुझे ये नंबर लिखना है इस पैटर्न में, तो आप बोलोगे 0.4 को वहाँ तक चलाते चलो जहाँ तक पोजीशन फिक्स की है। इसी के नीचे फिर मैं 0.5 और 9 को मैं लिखता चलूँगा, क्योंकि ये रिकरिंग डिजिट है, रिपीट हो रही है। इन दोनों को देखो जोड़ना है, और इसमें से साथ साथ आप घटाते चलना इस नंबर को, यानी 0.4 और 2 3 ऐसे चलाते चलेंगे। तो देखो भाई 9 और 4 13, 13 में से 3 गया तो बचता है 10, 10 का 0, एक सेकंड, 10 का यहाँ पर आ गया 0। और अब ध्यान से समझना कि 13 में से 3 घटाया तो 10 बचा था, 0 यहाँ लिख दिया, तो एक ना कैरी हो गया। जैसे हम इससे लेते हैं तो इसको दे भी सकते हैं, एक यहाँ हमने दे दिया। तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 में से 2 गया 12, और 12 का 2 इधर, और एक फिर से कैरी। 1 और 4 5 और 9 14, 14 में से 3 गया 11, और एक फिर से यहाँ हमने दे दिया कैरी। 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 14 में से 2 गया 12। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 में से 4 गया 6। तो अभी आपको ना देखो इससे कोई मतलब नहीं है, और बार देखो यहाँ लगेगा, तो सवाल का आंसर बना 0.621 और बार रहेगा 21 पे। बाकी ज़्यादा अच्छे से अगर समझना आप इस कॉन्सेप्ट को चाहते हो तो कॉन्सेप्ट 1 पर आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा इसका भी, आप वहाँ से चले जाना। इसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है एक कार 60 की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी और 75 की स्पीड से अगली 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, औसत गति क्या होगी। अब देखो भाई, औसत गति का मतलब एक तो होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको नज़र आ ही रहा है, 100 और 200 300 किलोमीटर इस गाड़ी ने चले हैं। अच्छा अब चाहिए टोटल टाइम। तो देखो 100 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से, सॉरी मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से कवर करी है, तो टाइम देखो ऐसे निकलेगा। और ये 200 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से कवर की है, तो ऐसे टाइम निकलेगा। फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। बट आप समझ रहे हो कि ये टाइम कहीं ना कहीं फ्रैक्शन और पॉइंट में है। तो इसका देखो अच्छा तरीका क्या है कि डिस्टेंस का ना आप रेशियो बनाओ। तो आप बोलोगे कि पहले वाला हिस्सा अगर 1 के रेशियो में है, दूसरा 2 के में है, 100 और 200। यहाँ स्पीड 60 थी, यहाँ 75 है। तो आप 100 और 200 मत मानो डिस्टेंस, आप 1:2 में जो आपका मन करे वही डिस्टेंस मान लो। और ज़्यादा अगर कैलकुलेशन आप चाहते हो बिल्कुल कम हो जाए, तो आप 60 और 75 का एलसीएम ले लो, जो कि होता है 300। तो आप दोनों को ना 300 300 से मल्टीप्लाई कर दो। और अभी अगर मैं पूछूँ टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप इस 300 को तो कॉमन ले लेना और जोड़ना 2 और 1 3 को, तो 300 गुना 3 होगा टोटल डिस्टेंस। फिर मैं पूछूँ टोटल टाइम,
तो देखो यहाँ से आपको मिल रहे हैं 5 घंटे और यहाँ से मिल रहे हैं 8 घंटे, यानी 13 घंटे। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर 69.2 मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो यहाँ आपको 2 नंबर से रखे और के माध्य समानुपात और तृतीय समानुपात के बीच का अंतर क्या है। तो अगर जो ये नंबर ए मान लूँ मैं और इसको बी मान लूँ, तो मध्य समानुपात होता है √AB और तृतीय अनुपात होता है आपका B²/A। तो आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो और जो भी डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। बाकी मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ इसका। देखो जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आप अगर निकालना चाहते हो मीन प्रपोर्शन, तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये मीन प्रपोर्शन है, कैलकुलेट करने पर 3/8 मिला। थर्ड प्रपोर्शन 3 आ रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस। तो 3 में से जब आप 3/8 घटाओगे तो आंसर होगा आपका 21/8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 वर्ष के लिए 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब वैसे तो देखो इसके फॉर्मूले भी होते हैं, बट मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मान लो कुछ प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या करता है कि फर्स्ट ईयर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भाई यहाँ ब्याज देते हैं और दूसरे साल में भी उतना ब्याज देता ही देता है। अच्छा, कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे पहले साल दूसरे साल जो ब्याज मिला है, तो दूसरे साल में ना पहले साल का ब्याज पर ब्याज और मिलता है। मतलब प्रिंसिपल ने जो भी ब्याज दिया था इस फर्स्ट ईयर में, तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाकर इंटरेस्ट देगा। और कितना देगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये देखो ये प्रिंसिपल से कैसे बनता है। तो आप बोलोगे कि बस प्रिंसिपल का ना 2 बारी R/100 निकाल लो। भाई पहली बारी निकालोगे तो ये नंबर आ जाएगा, और अब ये नंबर आ चुका है तो इसका फिर से आप R/100 निकाल लो, और तब जाकर कहेंगे हम कि वो डिफरेंस के बराबर है। तो आप करो क्या कि एक तो इस P को यहाँ से हटा लो, यहाँ ले आओ, और आप देख पा रहे हो कि अब हम इसको लिख सकते हैं R²/100² = D/P। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ R²/100² = √D/P। फिर आप करो क्या, सॉरी स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं। देखो ये जो R² बना था ना यहाँ से, तो वो स्क्वायर हट गई तो यहाँ रूट लगे, और उसी तरीके से 100² वाला भी स्क्वायर हट गया। तो बस ये 100 यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या चाहिए कि √D/P और इंटू 100। तो डिफरेंस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 36 है और प्रिंसिपल 6400 है इंटू 100। तो देखो भाई ये नंबर 6 से कट रहा है 6 बारी, या फिर 6 से भी मत काटो, आप काटो ही मत इसको, एक काम करो 36 आपको नज़र आ रहा है कि इसका √6 होता है, 6400 का 80 होता है, परसेंट के लिए 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो 6 × 5 30, और छोटा कर लेते हैं 3/2, तो 5 × 15 और 15/2 कितना होता है, 7.5% इसका आंसर होगा। बाकी आप सॉल्यूशन से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 2 आदमी 6 दिनों में 112 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब इतनी लाइन पढ़ने पे आपको समझ आ गया होगा कि ये चैन रूल का कॉन्सेप्ट है। मतलब M1 का मतलब 2 आदमी 6 दिन काम करते हैं और 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, तो इतनी दीवार बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि 25 आदमियों से काम करवाना है और 3 दिन वो काम करेंगे, हर दिन 5 घंटे काम करेंगे, तो वो कितनी बड़ी दीवार बना सकेंगे। आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करते हुए वर्क निकाल सकते हो। और देखो सॉल्यूशन में आपको दिखा रहे तो इसमें करेक्शन भी है। देखो भाई करेक्शन इसमें क्या है कि आंसर 43.75 दे रखा है, जबकि आंसर 437.5 होगा। तो आप इसको चेक कर लेना। और बाकी देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और उसी कक्षा की लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है। इसके अलावा देखो पूरी क्लास का भी एवरेज दे रखा है।
जब दो अलग अलग ग्रुप्स का एवरेज है और दोनों का कंबाइंड एवरेज है तो आप समझ जाया करो कि ये कॉन्सेप्ट एलिगेशन का है। तो एलिगेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे कि लड़कों का जो है एवरेज भाई वो तो है देखो 48, लड़कियों का जो एवरेज है वो 44 है, जो कंबाइंड एवरेज है वो 46.1 है। तो आपको करना क्या है, देखो बस एक छोटा सा ना क्रॉस डिफरेंस करना है जिससे नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर आपको नज़र आ रहा है 2.1 है, और इन दोनों का आप अंतर करोगे तो ये आपको मिल रहा है 1.9। चेक कर लेना, यही है बिल्कुल। और जब यहाँ से आप डेसिमल्स हटाओगे तो आप कह सकते हो कि भाई अगर टोटल 40 बच्चे हैं तो उनमें से 21 लड़के हैं और 19 लड़की हैं, जबकि लड़कों की संख्या दे रखी है 42, मतलब 21 का डबल। तो टोटल बच्चे भी 40 नहीं होंगे, वो भी डबल, यानी कि 80 बच्चे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ कहते हैं कि 34 की पावर 9, जिसको हम पढ़ेंगे सिर्फ 4 की पावर 9। आगे 6 की पावर 21, जिसे हम 6 की पावर 21 पढ़ेंगे, मतलब 46 की पावर 21 है, सिर्फ 6 पढ़ने हैं। इधर आप पढ़ोगे सिर्फ 3 की पावर 27। अब अगर आपने यूनिट डिजिट पढ़ा है तो आप समझते हो कि 4 किसी भी ऑड पावर पर यूनिट डिजिट 4 ही बनाता है, बल्कि 6 तो किसी भी पावर पर 6 ही बनाएगा। और 3 में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर बचे वही उठाना होता है। रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 की पावर 3 27 का हुआ 7। अब देखो 4 और 6 10, 10 में से 7 गया 3, तो यूनिट डिजिट इसका आना 3 चाहिए, बट इन्होंने 7 दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक करेक्शन आपको करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है भाई 16। बिल्कुल आसान सा सवाल है टाइम एंड वर्क का। कार्य क्षमता आपको दे रखी है, देखो 4 5 6 एक साथ मिलकर 32 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, जबकि एक साथ मिलकर इनका एक दिन का काम 6 5 11 4 15 है। तो ये टोटल वर्क है और अभी ये हमें 20 से करवाना है, यानी 5 की क्षमता से। तो आंसर इस सवाल का होगा 96। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में भी 18 से पहले 17 भी है, सॉरी 16 की है, हाँ 17। 17 में देखो बोला है कि नेहा ने रीता को अपनी 25% रकम दी। रीता ने प्राप्त रकम का 30% स्कूल फीस, 45% किताबें खर्च करने में किया। आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ अभी। और ये देखो कि रीता ने कितना पैसा खर्च कर लिया, तो आप बोलोगे 75, 45 और 30 75। तो बचा कितना उसके पास 25%, क्योंकि जो भी उसके पास पैसा है वो 100% है। अब 1240 रुपये हमें ये वैल्यू दे रखी है। तो अगर जो मैं यहाँ 100% निकालना चाहता हूँ, मतलब 100% से मुझे पता चलेगा रीता के पास कितना पैसा है। तो 100% का मतलब जैसे कि 4 गुना होता है 25 का, तो इसको भी आप 4 गुना कर दो। और 4 गुना जब आप इसको करोगे तो देखो 1000 का 4 गुना 4000 और 240 का 960, तो 4960 हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये पैसा है देखो ये कहाँ से मिला है, नेहा से, और नेहा ने कितना दिया है 25%, तो इसका मतलब यही पैसा नेहा के लिए भाई 25% है। और अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो नेहा का 1% आ गया, और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नेहा का पूरा पैसा आ गया, जो कि हमसे पूछा भी है। तो इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आपको 19,840 मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पर कहता है एक गोले की त्रिज्या, देखो गोला होता है स्फेयर, और जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr², और टोटल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। हालांकि हमें जो दे रखा है ना वो बता रखा है त्रिज्या 120% से बढ़ाती गई। तो क्षेत्रफल में सतह क्षेत्रफल, देखो जब परसेंटेज में पूछ रहा है ना क्षेत्रफल को, तो सतह हो या कुछ भी हो, आप चाहो तो उसको x + y से भी पता लगा सकते हो कितना इफेक्ट यहाँ पड़ा। x की जगह आप लिखोगे 120, y की जगह आप लिखोगे 120, और 120 गुना 120 आप समझ रहे हो 14400 होगा अपॉन में 100। तो कैलकुलेट करने पे 240
और 144, यानी कि 384% यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा तरीका मैंने एक और रेशियो के थ्रू करके दिखाया है, उससे भी यही आंसर है। और फिर से एक बारी आपको यहाँ करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी गलत आंसर दिया गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये क्वेश्चंस 2018 में ज़रूर आए थे, बट उसके बाद ये कभी नहीं पूछे गए। हालांकि आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, बट ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे अब, समझा रहे तो देखो मैं क्या होता है इनमें। ये थोड़ा सा ना देखो स्टैट्स है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब ये क्लास इंटरवल चलता है तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू। 0 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू 5 होगी। 10 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ के बस आधा करते चलो, ऐसे निकलती चलेगी देखो। और उसके बाद ये जो छात्रों की संख्या है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो इस क्वेश्चन में निकालना है माध्य, और माध्य निकालने के लिए अगर आप समझते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स को रेशियो में भी लिया जा सकता है, और ये सारे नंबर छोटे हो रहे हैं तो इनको छोटा कर दो। ये कटा 5 से 2 बारी 3 बारी, 5 से 9 बारी 7 बारी 3 बारी। तो करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करके टोटल सम बना लेना है, और फिर उसको इतने से डिवाइड कर लेना। देखो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाया है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रियल डाटा भी उठा सकते हो। और मैंने यहाँ लिखा है कि भाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रेशियो में भी लिया जा सकता है। तो इन सब को मैंने छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद वही कैलकुलेशन देखो छोटी होगी। अब ये बना है सम, और ये है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो कैलकुलेट करने में बहुत आसानी से 27.5 मिल जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का, इसी पर बेस्ड है ये भी। जैसे कि आपको बताया था कि आप यहाँ मिड वैल्यू लोगे, और मिड वैल्यू की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना आपकी बारी क्या पूछा है, देखो पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि भाई अगर इस जानकारी को पाई चार्ट में दर्शाए हम, मतलब सर्कल के थ्रू दर्शाए, तो ये जो 20 से 30 वाले बच्चे हैं ना, ये वाले, इनको कितना डिग्री मिलेगा। तो आप बड़े ध्यान से समझो कि सर्कल में दर्शाने का मतलब होता है भाई 360 डिग्री दर्शाना। और यहाँ जो आपने टेबल में दर्शा रखे हैं ना, ये कितने बच्चे हैं देखो, इनको ऐड करो तो आप बोलोगे 10 और 15 25 और 45 70 105 और 120। तो जब 120 की जगह आप 360 में से दर्शाओगे तो हर एक चीज़ 3 गुना दर्शाई जाएगी। मतलब 45 बच्चों का जो एंगल बनेगा वो 45 गुना 3, यानी 135 डिग्री दर्शाना होगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स है वो आप अपने आप कंप्लीट करो और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस रखो। बाकी जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।